Assalamualaikum class. I hope you will be fine. I am physics teacher from Allied School Al Miraj campus Sharmanho. Now we will discuss chapter number 6 of 9th class work and energy. बेटा इससे पहले हम पहले चैप्टर 4 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम वर्क और एनर्जी से रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम ये भी चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि वर्क और एनर्जी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। वर्क कौन सी टर्म होती है और एनर्जी कौन सी टर्म होती है। ठीक है, अब बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस वर्क। वर्क क्या चीज़ होती है। ठीक है, वर्क की बेटा डेफिनेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो बेटा आपकी बुक के अंदर डेफिनेशन लिखी है वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको वो याद नहीं हो रही तो बेटा ये छोटी है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। ठीक है, यानी कि अगर हम फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा उसको हम वर्क कहते हैं। ठीक है, तो हम रूटीन में बेटा आप वर्क की टर्म को इस तरह यूज़ करते हैं जी। अगर कोई बच्चा स्कूल से घर गया है, वो अपना काम कर रहा है, तो कोई उनकी वाला से पूछता जी वो बच्चा किधर हो, जो अपने स्कूल का काम कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, क्लास वर्क कर रहा है। तो क्लास में बच्चा बैठ के काम कर रहा है, फिर वो क्लास वर्क कर रहा है। बट बेटा देयर इज़ नो विल बी डन वर्क, वो काम नहीं कर रहा, एट नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं वो काम कर रहा है। क्यों? फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो बेटा काम नहीं कर रहा। चाहे वो देखने वाला तो कहेगा वो काम कर रहा है, लेकिन जो फिजिक्स के अंदर बेटा वर्क की डेफिनेशन है वो ये है, जैसे कि हमने बेटा डेफिनेशन के अंदर एक टर्म पढ़ी है डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करती है तो उसको कम से कम थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी तो फिर बेटा वर्क डन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अगर देखिए ना, अगर आप कहते हैं कि अभी मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बेटा जो मल्टीप्लाई होता है ये प्रोडक्ट का साइन ही होता है ना, तो इसलिए आप कह सकते हैं फोर्स और हम अगर हम डिस्प्लेसमेंट ही नहीं कवर कर रहे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो है, तो एफ को आप जीरो से मल्टीप्लाई फोर्स को करेंगे तो जीरो आएगा, इसका मतलब वर्क डन ही नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए बेटा आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है, जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा आपको कुछ ना कुछ कवर करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टली आपको जाना पड़ेगा। अगर आप उधर ही खड़े ऊपर नीचे यानी कि अगर आपने बॉडी को मूव कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो वो भी वर्क नहीं होगा। आपको कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टली तौर पे बेटा वर्क चलना पड़ेगा, फिर वर्क डन होगा। ओके, सेकंड बेटा आप इसका सिंबल पढ़ेंगे, इसको कैपिटल डब्ल्यू से बेटा शो करते हैं, इसका जो सिंबल है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है बेटा, डब्ल्यू इक्वल्स टू, अभी हमने प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स को बेटा किससे शो करते हैं, कैपिटल एफ से, हमने ये चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और बेटा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो उसको डी से शो करते हैं, या ऐसे भी शो करते हैं आप। ठीक है, बुक में आपके ऐसे शो किया हुआ है, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल डी से, कैपिटल डी से, ऐसे जिसमें मर्जी आप शो कर सकते हैं, लेकिन हमें बेटा बुक को फॉलो करना है। तो बेटा फोर्स को ऐसे शो किया गया बुक के अंदर और डिस्प्लेसमेंट को ऐसे। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। यहाँ तक बेटा आपको जब भी डेफिनेशन आएगी आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसका सिंबल लिखना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, यूनिट लिखना है, क्वांटिटी लिखनी है, फिर देन यू विल बी गेट द मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, अदरवाइज बेटा इसके मार्क्स नहीं मिलते। अब बेटा ये देखें वर्क का यूनिट क्या होता है। वर्क के बेटा 2 यूनिट होते हैं, आप इससे फॉर्मूले से भी यूनिट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, यानी कि इसका न्यूटन मीटर भी होता है वर्क का यूनिट, और बेटा वर्क का यूनिट जॉल भी होता है, जे ओ यू एल, जॉल भी होता है, इसको कैपिटल जे से शो करते हैं। ठीक है, इसके दोनों यूनिट होते हैं, ये एमसीक्यू आते हैं। सम टाइम बेटा न्यूटन मीटर भी लिखा होता है, उसमें जॉल नहीं लिखा होता, तो आप नन ऑफ दीस पे तो यानी कि टिक लगा देते हैं, उधर एमसीक्यू को करेक्ट कर देते हैं। नहीं, इसका जो बेटा जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर भी होता है और जॉल भी होता है। ओके, और ये क्वांटिटी कौन सी होती है, स्केलर होती है। ओके, अब आपने बेटा चैप्टर नंबर 2 में स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी भी आप बेटा पढ़ी हुई है। वेक्टर क्वांटिटी में बेटा आप पढ़ते हैं जी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप शो करने के लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं बेटा ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, देयर इज नो नीड टू डायरेक्शन, इनके स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए ना, आप करेंगे मैं काम करने जा रहा हूँ, कोई आपको ये तो नहीं पूछता इस तरफ जा रहे हैं इस तरफ जा रहे हो, तो डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो बेटा हम कहेंगे वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आगे बेटा इसके 2 केस आते हैं वर्क के, मैक्सिमम वर्क कब होता है और मिनिमम वर्क कब होता है।
ठीक है। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि बेटा हम जब भी वर्क के अंदर यानी कि एफ क्रॉस एस है, ठीक है, जब भी बेटा हम इसके अंदर क्रॉस को खत्म करेंगे तो बेटा एफ एस कॉस थीटा आप लिखेंगे, ठीक है। इसका जो कंप्लीट फॉर्मूला बेटा W इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अब जो थीटा होता है बेटा आप देखें वर्क मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, तो ये एमसीक्यूज आता होता है, ठीक है ना। अब आपको दो वैल्यू बेटा याद होना चाहिए। जो cos थीटा होता है, cos 0 कितना होता है, अगर cos 0 आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पे बेटा रन करेंगे ना तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर थीटा की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं तो बेटा cos विल बी मैक्सिमम, यानी इसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर cos बेटा 90 आ जाता है तो बेटा कैलकुलेटर पे आप करके देखेंगे 0 आ जाएगी, ठीक है ना। अगर 0 है तो मिनिमम वर्क, अगर बेटा 1 है तो मैक्सिमम वर्क, सिंपल, ठीक है। तो आप बेटा इस तरफ हम आते हैं व्हेन वर्क इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होगा जब थीटा इक्वल्स टू 0 होगा, और बेटा वर्क मिनिमम कब होगा जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, ओके। यानी कि अगर आप फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा तो बेटा आपका जो एंगल होगा वो क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो वर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि cos 0 मैक्सिमम होता है। अगर आपकी बेटा फोर्स हॉरिजॉन्टल है, बॉडी आपकी वर्टिकली जा रही है तो बेटा इधर एंगल कौन सा बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और आपको पता है जो cos 90 डिग्री होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। ये दो चीज़ें एमसीक्यूज के तौर पे आती हैं बेटा, आपने याद करनी, ठीक है। अब वर्क के हवाले से बेटा इसके अंदर से आपने इसकी जैसे डेफिनेशन, जैसे कि आपको नोट्स अवेलेबल हैं बेटा तो आप लोग नोट्स ले लेने परचेज कर लेने बेटा। तो उसके अंदर ये हर चीज़ मेंशन की हुई है, वर्क की डेफिनेशन क्या है, उसका सिंबल क्या है, उसका यूनिट क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, जिस तरीके से आपको बेटा बताया गया उसी तरीके से आपने ये करना है, ठीक है। तो अब यहाँ तक वर्क कंप्लीट हो जाता है। आगे का नेक्स्ट टॉपिक आपका एनर्जी स्टार्ट होता है। एनर्जी क्या होता है, ये सिर्फ आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ तक करना है जितना काम अभी हमने किया, ओके। तो बेटा एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है किसी भी जिस्म के काम करने की सलाहियत, ठीक है ना। अगर फास्ट में खुदा ना खासा बुखार हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, चलने के काम यानी काबिल नहीं रहते, तो आप क्या कहते हैं जी मुझसे काम नहीं होगा, मेरे में हिम्मत नहीं है, तो बेटा वो हिम्मत का दूसरा नाम ही एनर्जी है, ठीक है ना। यानी कि द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, the ability of a body to do work, the ability of a body to do work is called energy, ठीक है। एनर्जी को बेटा कैपिटल E से शो करते हैं और ये क्वांटिटी कौन सी होती है, स्केलर होती है, ओके। और हमने सबसे पहले बेटा इन द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर हमने एक बात की थी, जो वर्क और एनर्जी है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अब बेटा वर्क यूनिट जौल है तो एनर्जी का यूनिट भी जौल होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं बेटा वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है और एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। इट क्लियर, सिर्फ एनर्जी की आपने डेफिनेशन करनी है और ये 1 2 3 4 चीज़ें इसकी ये आपने से रिलेट करनी है, ओके। अब इसके बेटा हम ना मेजर टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि जो एनर्जी होती है इसकी मेजर टाइप्स क्या है। आपने बेटा छोटी क्लास में पढ़ा होगा ये कि एनर्जी की बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, इस तरह का पढ़ा होगा, ठीक है ना। वो सब टाइप्स होती हैं, लेकिन जो उसकी मेजर टाइप्स है बेटा वो 2 ही हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं वो मेजर टाइप्स ऑफ एनर्जी के अंदर बेटा, एक आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी आ जाएगी टेंशनल एनर्जी, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को बेटा कैपिटल K और कैपिटल E से हाईलाइट करते हैं, ओके। अब आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रखने हैं, वो एनर्जी ड्यू टू जो पोजीशन के लिहाज से होगी, ठीक है ना। जो बेटा आपकी काइनेटिक एनर्जी का वो जो आपकी पोजीशन के लिहाज से, जो आपकी मूवमेंट के अकॉर्डिंग होती है, जो आपकी मोशन के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है ना, उसको आप काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और वो एनर्जी जो आपकी पोजीशन के लिहाज से होती है, ऊंचाई के लिहाज से होती है, ठीक है ना, उसको बेटा आप कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ ऊंचाई पे पड़ी हुई है, मैं इसको डस्टबिन में उठा के इस तरह मैं रख लेता हूँ, ठीक है ना बेटा, इसको मैं इस तरह रख लेता हूँ तो इसकी कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर होगी। अगर कोई बॉडी को मैं मूव कर रहा हूँ यानी कि इसको बेटा इसको खींच कर इस तरफ लेके जा रहा हूँ तो इसकी एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो इन दोनों को बेटा फॉर्मूले आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर। अब v बेटा इधर क्या चीज़ है, मैस ऑफ द बॉडी है, और v इधर क्या चीज़ है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, जो कि उसको मोशन की वजह से मिली है, ठीक है। और बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, ठीक है। और बेटा ये g m क्या चीज़ है,
मैथ है। और जी क्या चीज़ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और आपको पता बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा उधर ही यूज़ होता है जिधर कोई यानी हम ऊंचाई की बात करते हैं, जिधर हम एल्टीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है। और ऐसे मुराद उसकी हाइट है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले बेटा आपने कर लेने और ये एमसीक्यूज के तौर पे आता है, तो इनकी डेफिनेशन भी कर लेनी है, ये फॉर्मूला एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कर लेना। ओके, तो बेटा इससे जो नेक्स्ट जो इसके टॉपिक्स रहेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप सो बेटा आपको बार बार अपनी नोट्स के अकॉर्डिंग याद करें, तो आपको इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।